पार्ट 2 देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग यूनिट 4 से स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फंडामेंटल्स। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव: फाइंड एरर्स बिफोर डिलीवरी, नॉट टू प्रूव द सॉफ्टवेयर वर्क्स बट टू फाइंड वेयर इट फेल्स। यहाँ पे हम लोग को ये प्रूव नहीं करना होता है कि सॉफ्टवेयर काम करता है कि नहीं, बल्कि ये चेक करना होता है कि कहाँ पर ये सॉफ्टवेयर जो है वो फेल हो रहा है। अब यहाँ पे कई तरह की टेस्टिंग टेक्निक्स आ जाती है, जैसे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग हर एक इंडिविजुअल मॉडल या फंक्शन को आइसोलेट करके टेस्ट करते हैं, और इसमें स्टब्स और ड्राइवर्स का यूज होता है, और ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग फोकस होती है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्ट कंबाइंड मॉड्यूल्स, बिग बैंग, टॉप डाउन, बॉटम अप, सैंडविच इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज। ये सारी स्ट्रेटेजीज के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। ये सारी स्ट्रेटेजीज जो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आती हैं, जिसमें कई सारे जो कंबाइंड मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे आइसोलेशन होता था, यहाँ पे कंबाइंड होते हैं मॉड्यूल्स, उन सबको ये लोग साथ में कॉम्बिनेशन में टेस्ट करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता था कि हम लोग पूरे सिस्टम को रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट टेस्ट करते हैं साथ में, और इसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होता है कि यूजर वैलिडेट करता है सिस्टम को कि क्या उसकी जो भी यूजर की नीड थी वो वैलिडेट हो रही है कि नहीं। इसमें दो टेस्टिंग आती है, पहली है अल्फा टेस्टिंग, दूसरी है बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग डेवलपर साइड पे होती थी, और जो बीटा टेस्टिंग होती थी वो यूजर साइड पे होती थी। अब रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि कोई भी जो हम लोगों ने चेंजेस या फिक्सेस करे हैं, जिससे कोई बग आने की जो पॉसिबिलिटी वो बढ़ सकती है, तो हम लोग उसको देखने के लिए रीटेस्ट करते हैं उस चीज को, ताकि कोई भी नया बग उस चेंज की वजह से ना आए। और ये ऑटोमेट होता है जहां पे ये पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है। अब अगला है यूनिट 4, स्ट्रक्चरल व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम लोग बेसिकली ग्लास बॉक्स, स्ट्रक्चरल या फिर ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग भी कह सकते हैं। और इसमें हम लोग कोड का जो इंटरनल लॉजिक होता है, ठीक है, जैसे ये कोड है तो इसमें जितना भी इंटरनल लॉजिक लगा, लूप्स लगे, जो भी चीजें इंटरनल लेवल पे कोड में लगी हैं, वो सारी हम लोग टेस्टर को पता होती है कि यहाँ पे क्या क्या लगा, उसके बारे में नॉलेज होती है। और इसके अलावा वो पाथ्स, ब्रांचेस और कंडीशंस कोड में चेक कर सकता है। इसमें हम लोग स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज, पाथ कवरेज और कंडीशन कवरेज, लूप टेस्टिंग, ये सारी चीजें, मतलब जो भी चीजें कंपोनेंट्स होते हैं प्रोग्राम के, वो सारे यहाँ पर टेस्ट करते हैं। अगला है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये होती है फंक्शनल, बिहेवियरल, या फिर इसको हम लोग इन्हीं दो नाम से जानते हैं, और ये इनपुट आउटपुट ओनली होती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि टेस्टर को कोई भी नॉलेज नहीं होती इंटरनल कोड की। यहाँ पे टेस्टर को इंटरनल कोड की नॉलेज थी, लेकिन यहाँ पे नहीं होती। तो आप लोग उसको ऐसे याद कर सकते हो बेसिकली कि व्हाइट बॉक्स या ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है, उसके अंदर के कंटेंट हम लोग देख सकते हैं। वैसे ही इस टेस्टिंग में हम लोग इंटरनल कोड को देख सकते हैं, और ब्लैक बॉक्स में क्योंकि वो ब्लैक कलर का है और ट्रांसपेरेंट है नहीं, तो हम लोग उसके अंदर क्या है वो देख नहीं सकते। इसके लिए हम लोग सिर्फ उसके और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो भी एक्सटर्नल इंटरफेसेस हैं, उसके हिसाब से ही हम लोगों को देखना पड़ता है। तो ये चीजें हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है वो बेसिकली हम लोगों की इंटरनल कोड के लिए होती है, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो एक्सटर्नल कोड के लिए होती है। ये यूजर के पर्सपेक्टिव से चेक करती है, इनपुट आउटपुट ओनली होती है। इसमें इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग होनी चाहिए, यानी कि जो इनपुट्स होते हैं क्लासेस के हिसाब से ग्रुप होने चाहिए। इसके अलावा जो बाउंड्री वैल्यू है उसका एनालिसिस होना चाहिए, डिसीजन टेबल की टेस्टिंग होनी चाहिए, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग होनी चाहिए, और यूज केस टेस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है। अब अगला आ जाता है स्टैटिक टेस्टिंग स्ट्रेटजीज। यहाँ पे पहला है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। इसको पीआर रिव्यू या इंस्पेक्शन भी कहते हैं, और यहाँ पर 3 से 5 मेंबर रिव्यू टीम में होते हैं। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रेजेंट करता है, और रिव्यूअर्स जो होते हैं वो इवेल्युएट करते हैं। और इसमें कोई भी इशू है जो भी लिस्ट में इशू होते हैं वो प्रोड्यूसर्स एंड एक्शन आइटम्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जो इश्यूज होंगे उसकी लिस्ट बनाई जाएगी, और जो एक्शन आइटम्स हैं उनकी भी लिस्ट बनाई जाती है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जिससे कोई भी जो डिफेक्ट है उसको रिमूव किया जा सके। वॉक थ्रू। डेवलपर एक्सप्लेन्स कोड डिजाइन टू पीयर्स। इसमें क्या होता है, डेवलपर जो होता है वो कोड डिजाइन पीयर्स को एक्सप्लेन करता है ढंग से, और इसमें ये लेस फॉर्मल होती है इंस्पेक्शन के कंपैरेटिवली। और इसका जो मेन फोकस होता है वो अंडरस्टैंडिंग और एजुकेशन पे होता है। और इसी के अलावा इसमें टीम जो है वो क्वेश्चंस आस्क करती है, जिससे कि कोई भी इश्यूज हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो फाइंड आउट करी जा सके। इसमें कोई फॉर्मल डिफेक्ट लॉग रिक्वायर्ड नहीं होता है। कोड इंस्पेक्शन में फॉर्मल और स्ट्रक्चरल प्रोसेस होता है। यहाँ पे चेकलिस्ट बनाई जाती है कॉमन एरर्स की। इसके अलावा इसमें मॉडरेटर या ऑथर होता है, रीडर होता है, रिकॉर्डर होता है, ये सब होते हैं। इसमें एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया डिफाइंड होता है, स्टैटिस्टिकल डिफेक्ट ट्रैकिंग मेंटेन्ड होती है। अब कंप्लायंस विद डिजाइन एंड कोडिंग स्टैंडर्ड्स। इंश्योर सॉफ्टवेयर फॉर डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या होता है कि जो भी डिफाइंड स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उसको सॉफ्टवेयर फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये चीज देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे आ जाते हैं नेमिंग कन्वेंशन, कमेंटिंग स्टाइल, इंटेंडेशन, एरर हैंडलिंग पैटर्न्स। मतलब जो भी चीजें किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में जो भी चीजें आती हैं उसकी जो बेसिक सिंटेक्सेस और चीजें होती हैं वो सारी चीजें हम लोग को यहाँ ध्यान रखनी पड़ती हैं। ये सारे इसके टूल्स गिवन है। ठीक है। अब इसमें आ जाती है अगली टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज में 4 तरह की टेस्टिंग है।
जिसमें पहली रहती है टॉप डाउन टेस्टिंग, ठीक है, और दूसरी है बॉटम अप टेस्टिंग। तो टॉप डाउन टेस्टिंग में बेसिकली होता है कि टॉप लेवल से शुरू होती है और बॉटम तक जाती है, और ये लोअर लेवल मॉड्यूल्स को रिप्लेस करती है स्टेप से, जो कि डमी मॉड्यूल्स होते हैं, जो कि उनके बिहेवियर को सिमुलेट करते हैं। इसमें पहले ब्रेथ फर्स्ट जो टेस्टिंग होती है वो पहले ब्रेथ से चालू होती है, और उसके एडवांटेज ये होते हैं कि इसमें कोई भी डिजाइन फ्लॉज है तो वो पहले पता चल जाएंगे। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अब बॉटम अप टेस्टिंग में क्या होता है कि ये जैसे टॉप से डाउन चल रही थी, ये बॉटम से अप चलेगी। जो लोअर लेवल के क्या कहते हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं वो पहले चेक होंगे, और इसके अलावा जो हायर लेवल के मॉड्यूल्स होते हैं उन्हें ड्राइवर से रिप्लेस किया जाता है। प्रोग्राम्स होते हैं ये, जो कि कॉल करते हैं मॉड्यूल को किसी टेस्ट के अंदर, ठीक है। अब ये कंबाइन करते हैं मॉड्यूल्स को कोई लोअर लेवल टेस्ट पास के हिसाब से। इसमें एडवांटेज क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे स्टेप्स होते थे, यहाँ होते नहीं थे, तो ये कॉम्प्लेक्स होता नहीं है ज्यादा। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब अगर कोई यूआई में कोई प्रॉब्लम है जो कि टॉप लेवल पे है, तो वो काफी देर में पता चलती है उसकी प्रॉब्लम, ठीक है। अब टेस्ट स्टेप्स क्या होते हैं कि ये डमी मॉड्यूल्स होते हैं जो कि सिमुलेट करते हैं एक मॉड्यूल को, और ये प्री डिफाइंड आउटपुट्स प्रोवाइड करते हैं, टॉप डाउन टेस्टिंग में यूज होते हैं, हार्ड कोडेड रिस्पॉन्सेज देते हैं। टेस्ट ड्राइवर्स में क्या होता है कि सिमुलेट करते हैं कॉलिंग मॉड्यूल, पास टेस्ट डेटा टू मॉड्यूल, टेस्ट इन बॉटम अप टेस्टिंग, कैप्चर्स एंड रिपोर्ट आउटपुट, ठीक है। अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग तो हमने अभी बताया था कि इसको आप लोग डिटेल में देख सकते हैं कि अल्फा जो टेस्टिंग होती है डेवलपर साइड से होती है रियल यूजर्स के साथ, और बीटा टेस्टिंग कंज्यूमर साइड पे होती है, जिसके बाद फाइनल वैलिडेशन होता है। अब हम लोग सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें चार तरह के मेंटेनेंस दिए हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि हम लोग बग्स और एरर्स को रिलीज से पहले उसको सॉल्व कर देते हैं, और ये काफी अर्जेंट टाइप में माना जाता है। और ये रिएक्टिव मेंटेनेंस होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी हम लोग चेंजेस है वो प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम्स, हम लोग कोई भी फ्यूचर प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए कोई चेंजेस मेक करते हैं, जिससे हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर और रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगला है परफेक्टिव मेंटेनेंस। यहाँ पे क्या होता है कि वी इनहेंस परफॉर्मेंस और एड ए न्यू फीचर एज रिक्वेस्टेड बाय यूजर्स। हम लोग कोई भी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए या कोई फीचर जो यूजर चाहता है वो डालने के लिए इसका यूज करते हैं, और ये 60% होता है, जो कि लार्जेस्ट पोर्शन है अभी तक का, ठीक है। अगला है एडेप्टिव मेंटेनेंस। ये मॉडिफाई करता है सॉफ्टवेयर टू वर्क इन ए न्यू चेंज इन्वायरमेंट। अगर कोई भी इन्वायरमेंट चेंज है तो ये सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर देगा उसमें वर्क करने के लिए, जैसे कोई नया ओएस है, हार्डवेयर रेगुलेशन है, या ऐसा कुछ है। अब यहाँ से हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट होती है, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम लोग रीबिल्ड करते हैं एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को विद बेटर क्वालिटी। मतलब कि क्या होता है यहाँ पे कि जो भी सॉफ्टवेयर है वो हम लोग एक बेटर क्वालिटी के साथ इसको यहाँ पर बनाते हैं, और अगर कोई भी उसमें इशू आ रहा है पहले से तो उसको हम लोग इसमें रिजॉल्व करते हैं, ताकि उसका एक अपडेटेड बेटर वर्जन बन सके, ठीक है। अब इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें होती है। इन्वेंट्री एनालिसिस होता है, सबसे पहले जो इन्वेंट्री है उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद कोड रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, और लास्ट में डेटा को रीस्ट्रक्चर करते हैं। सब चीजों की बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग होती है जो भी मेन होता है, और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ उसका जो मेन गोल होता है वो क्या होता है, वो होता है कि हम लोग जो कोड है उसकी मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव कर सके, उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करे बिना, ठीक है। और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है अल्टरनेटिव टू कंप्लीट रीडेवलपमेंट। कोई भी चीज पहले से बनी है, हम लोग उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो काफी बेटर होगा कंपेरेटिवली जो पुरानी कोई चीज बनी हुई है उससे, ठीक है। तो ये चीज होती है। और यहाँ पे आ जाती है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम लोग एनालाइज करते हैं कोई भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को और उसे समझते हैं। इसके अलावा हम लोग एक डिजाइन या स्पेसिफिकेशन उसकी क्रिएट करते हैं कोड से, और उसको हम लोग तब यूज करते हैं जब डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों की लॉस्ट हो जाती है। ये डीएफडीज, ईआरडीज और स्ट्रक्चर चार्ट्स को प्रोड्यूस करता है। लेवल्स उसमें कोड डिजाइन और स्पेसिफिकेशन होते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, कोड डिजाइन और स्पेसिफिकेशन। अगला है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, एससीएम। ये कंट्रोल चेंजेस टू सॉफ्टवेयर थ्रू आउट लाइफ साइकिल। अब ये जो सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल होती है ये पूरे चेंजेस को उसमें कंट्रोल करता है। चेंज कंट्रोल प्रोसेस। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आती है, उसके बाद इसमें इवेल्युएशन होता है, उसके बाद इसमें अप्रूवल होता है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट में ऑडिट, ठीक है। वर्जन कंट्रोल में एसवीएन, गिट, ये सारी चीजें आपने गिट तो यूज करा ही होगा, तो ये सब जितने भी चेंजेस होते हैं प्रोजेक्ट में वो सारे ये लोग ट्रैक करते हैं। बेसलाइन में क्या होता है कि एक स्नैपशॉट ऑफ द सॉफ्टवेयर एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। बेसलाइन का मतलब ये होता है कि आप लोग सबने यूज भी किया होगा कि अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट है कोड का, उसका हम लोग स्नैपशॉट लेके रख लिया बताने के लिए कि कोई इशू है या कोई स्पेसिफिक फीचर है किसी भी काम के लिए, तो वो हो जाता है बेसलाइन। केस टूल्स में क्या होता है कि केस टूल्स होते हैं कई सारे, इसमें गिवन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
पहले कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स, ठीक है। अगले हैं अपर केस में आ जाते हैं प्लानिंग एनालिसिस और डिजाइन टूल्स। लोअर केस में आ जाते हैं कोड जनरेशन टेस्टिंग और मेंटेनेंस टूल्स। इंटीग्रेटेड केस में आ जाते हैं कवर्स फुल लाइफ साइकिल, जितनी भी लाइफ साइकिल है सबको पूरे को कवर करते हैं, इन्हें आई केस भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है रेशनल रूल्स और इंटरप्राइज आर्किटेक्ट। अब आ जाते हैं इसमें एस्टिमेशन पैरामीटर्स, कॉस्ट, एफर्ट, शेड्यूल एंड ड्यूरेशन। अब इसमें पहला मॉडल है कोकोमो मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका न्यूमेरिकल भी आता है। सबसे पहले इसे बैरी बोहेम ने 1981 में डेवलप किया था। बेसिक कोकोमो का ये फॉर्मूला होता है, ये आप लोग जरूर याद करिएगा। इसके और तीन इसके वो होते हैं, टाइप्स होते हैं, जिसमें इसके वेरिएशन में न्यूमेरिकल आते हैं। पहला है ऑर्गेनिक, दूसरा है सेमी अटैच, तीसरा है एम्बेडेड। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन में गिवन होती हैं ये। और ये फॉर्मूले से आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये अपडेटेड होता है मॉडर्न डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब अगला हम लोग इसमें देख लेते हैं शेड्यूल या फिर ड्यूरेशन। इसमें भी सेम ये इसका फॉर्मूला है, इसके साथ जितने भी फॉर्मूले मैं आपको इस वीडियो के एंड तक प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें क्या होता है कि हम लोग माइलस्टोन को डिवाइड करते हैं और एक गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट आप लोगों ने ओएस में भी बनाया होगा, कई सारे प्रोसेस के लिए बनता था, तो वही सेम काम यहाँ पर भी होता है। और सीपीएम क्या होता है, क्रिटिकल पास्ट मेथड और पीईआरटी, ठीक है। इन सभी चीजों का हम लोग यूज करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन मॉडल्स कौन से होते हैं, एक स्टाफिंग कर्व होता है। इसमें पीक स्टाफिंग जो होती है वो अबाउट 40% थ्रू आउट प्रोजेक्ट रहती है। और ये होता है प्यूटनम मॉडल, ये इसकी वैल्यू गिवन है। और ये क्या करता है, डिजाइन व्हेन टू हायर और रिलीज स्टाफ, ये डिफाइन करता है कि कब हायर या फिर रिलीज करना है स्टाफ को। और ये बैलेंस करता है शेड्यूल वर्सेस कास्ट ट्रेड ऑफ को। सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं इसमें सॉफ्टवेयर का क्या है। तो हम सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग देखते हैं उसको कि वो जो रिस्क है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। एनालाइज करेंगे उसको। एनालाइज करने के बाद हम लोग उसमें प्लानिंग करते हैं। और उस लास्ट में जाके उस रिस्क को हम लोग मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। अब इसमें टाइप्स हो जाते हैं इसके, बेसिकली तीन टाइप है, प्रोजेक्ट, टेक्निकल और बिजनेस रिस्क, ठीक है। प्रोजेक्ट मतलब जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज तो नहीं है, टेक्निकल में आ जाएगा। और बिजनेस रिस्क में ये है कि क्या ये चल भी पाएगा कि नहीं, क्या इसको बिजनेस से कोई प्रॉफिट है भी कि नहीं, ये सब चीजें देखते हैं। रिस्क का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इंटू इम्पैक्ट। अब आ जाता है इसमें रिस्क इक्वल टू रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। अब रिस्क एनालिसिस जो हम लोगों ने पीछे इंट्रो पढ़ा था उसके बारे में डिटेल में अब हम लोग देखेंगे। इसमें आ जाता है सबसे पहले प्रोजेक्ट रिस्क, टेक्निकल रिस्क और बिजनेस रिस्क, जिसके बारे में मैंने भी बताया था। प्रोजेक्ट रिस्क में क्या होता है कि कहीं पे अगर बजट ओवररन हो रहा है, कहीं शेड्यूल स्लिपेज है, स्टाफ टर्नओवर है, या फिर कोई रिसोर्स के इश्यूज हैं, या फिर कोई चेंजेस हैं, रिक्वायरमेंट है, कोई कोई भी चीज मतलब चेंज करनी है यूजर की तरफ से। और स्टेक होल्डर का कोई कम्युनिकेशन में फेलियर हो रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाया जा रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन इशू है, तो वो सारी चीजें प्रोजेक्ट रिस्क में आ जाती हैं। टेक्निकल रिस्क में क्या होता है कि कोई भी अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट है जो बन ही नहीं सकता, तो वो सब हम लोग देखते हैं। टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से अंडरस्टूड नहीं किया गया है, ये भी एक बड़ा इशू होता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस इश्यूज होते हैं जो कि फाइनल प्रोडक्ट में आ सकते हैं। इंटरफेस या फिर इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी भी आ सकती है। अगला है बिजनेस रिस्क। इसमें प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होता है मार्केट में, ये एक बड़ा इशू आता है। लॉस ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट होता है इसमें। सेल्स और मार्केटिंग प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन बिजनेस, ठीक है। ये सारी इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कोई बिजनेस में जितने भी चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है इस प्रोडक्ट की वजह से, वो सारी हम लोग यहाँ पर एनालाइज करते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस पहले हुए होते हैं कि हमने अभी पीछे ही बताया कि हम लोग पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर उसमें प्रायोरिटाइज करते हैं, उसके बाद उसमें प्लान करते हैं, और फिर लास्ट में इसको मॉनिटर करते हैं। अब चलिए अगले वाला हम लोग देख लेते हैं। तो ये सारे क्विक रेफरेंसेस और की फॉर्मूलाज हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। एल्स्टेड वॉल्यूम के, कोकोमो एफर्ट के, एल्स्टेड डिफिकल्टी के, कोकोमो शेड्यूल के, रिस्क एक्सपोजर के, फंक्शन पॉइंट के और टेस्ट कवरेज के, ये सारे हैं। अगर आपको इसमें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आए या कोई चीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो बना दूंगा, कि शॉर्ट बना दूंगा। अब ये इसका जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम लोग इसमें एक बार शॉर्ट में देख लेंगे। सबसे पहला हम लोगों ने देखा था कपलिंग वर्सेस कोहेजन। तो लो कपलिंग अच्छी होती है, यानी कि जो मॉड्यूल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। और जो हाई कोहेजन है वो अच्छा होता है। इसका मतलब होता है कि जो मॉड्यूल है वो फोकस्ड है। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बीच का डिफरेंस बहुत बार आता है, ये आपके बेसिकली जो डिफरेंस वाले डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन आते हैं उनके लिए अच्छा है। तो इसमें क्या है कि हम लोग क्या बना रहे हैं प्रोडक्ट में, और क्या वो सही बना रहा है, उसका प्रोसेस सही है कि नहीं, ये सब हम लोग वेरिफिकेशन में देखते हैं। और वैलिडेशन में हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसका जो आउटकम निकलेगा वो सही है कि नहीं।
व्हाइट बॉक्स और व्हाइट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मैंने अभी बताया था कि व्हाइट बॉक्स मतलब ट्रांसपेरेंट, जिसमें हम लोग को उसके इंटरनल कोड का पता होता है। ब्लैक बॉक्स जो होती है वो यूजर एंड पे होती है, उसमें हम लोग को इंटरनल कोड का पता नहीं होता है। स्टब्स वैसे ड्राइवर का भी मैंने आपको अभी बताया था कि स्टब्स में होता है कि एक मॉड्यूल होता है डमी, उसको बनाया जाता है और टॉप डाउन टेस्टिंग में यूज होता है। ड्राइवर जो होता है वो उसी डमी मॉड्यूल को कॉल करने के काम में आता है और ये बॉटम अप टेस्टिंग होता है। अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग का भी सेम है कि जो अल्फा टेस्टिंग होती है वो डेवलपर साइड पे होती है और बीटा टेस्टिंग जो होती है वो कस्टमर साइड पे होती है। अब एफओडी वर्सेस ओओडी यानी फंक्शनल ओरिएंटेड डेवलपमेंट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे फंक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है कि फोकस ऑन प्रोसेस एंड डीएफटी, ठीक है। ये डीएफटी पे और फंक्शन पे फोकस करती है, प्रोसेस पे फोकस करती है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ये फोकस करती है ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पे। री इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या फर्क होता है कि री इंजीनियरिंग में हम लोग पूरे सिस्टम को रीबिल्ड करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। और रिवर्स इंजीनियरिंग में हम लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम के कोड को अंडरस्टैंड करते हैं। सीएमएम लेवल 1 to 5, जो 1 होता है वो कियोटिक और अनप्रेडिक्टेबल होता है और लेवल 5 जो होता है वो ऑप्टिमाइजिंग कंटिन्यूस एंड इंप्रूवमेंट के लिए होता है, ठीक है। ये सारे यूनिट्स की समरी है, इसको आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। यूनिट 1 में हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी थी। बेसिकली इसका सिलेबस